बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुहेल डाल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की ड्रावनी कहानी का नाम है रेलगाड़ी गर्ल। दिसंबर 2005 की बात है। मुझे एक कारोबारी सिलसिले में अपने मैनेजर नुमान के हमरा लाहौर जाना था। हमारी सीटें एसी स्लीपर में बुक थी। रेलगाड़ी कराची कैबिनेट से रवाना होनी थी, मगर रवानगी से 3 घंटे कबल हमें कराची के कायद-ए-आज़म एयरपोर्ट किसी अहम काम से जाना पड़ गया। तय ये पाया कि अपने बैग साथ ले जाएं और लांडी स्टेशन से गाड़ी में सवार हो जाएं। लिहाजा हम दोनों लांडी स्टेशन से गाड़ी में बैठ गए, क्योंकि यहाँ गाड़ी बहुत मुख्तसर वक्फे के लिए ठहरती है। इसलिए जब हम अपनी नश्तों पर पहुँचे, गाड़ी ने रिंगना शुरू कर दिया। बोगी तकरीबन खाली थी। मैं अपनी बर्थ F13 पर पहुँचा तो मालूम हुआ कि वो खाली नहीं है। इस पर एक जवान साल मोहतरमा बड़े मज़े से कब्जा जमाए नीम दराज होकर किसी जासूसी रिसाले से शौक फरमा रही थी। मैंने एक बार फिर अपना टिकट जेब से निकाला और सीट नंबर चेक करने के बाद इनको मुखातिब किया। आपको तकलीफ तो होगी, मगर यह सीट मेरी है, आप इसे खाली कर दें। उन्होंने शान बेनियाजी से रिसाले से नजरें हटाए बगैर जवाब दिया। कहीं भी बैठ जाएं, पूरा डब्बा तो खाली पड़ा है। मैंने नगवारी से कहा, आप कहीं भी बैठ जाएं, मगर बराए करम मेरी सीट छोड़ दें। मुझे मालूम था कि आगे जाकर इस डब्बे को भर जाना है। ख्वाम-ख्वाह की बदमज़गी से बचने के लिए बेहतर है कि इसी सीट पर सफ़र किया जाए जो आपके लिए महफूज की गई हो। वो खातून झल्लाती हुई मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाती अपनी चीज़ समेटती हुई बर्थ से उतरी और सामने की बर्थ पर जा पड़ी। वो मोहतरमा गालबन अपने वालिद के साथ सफ़र कर रही थी। नुमान की सीट नीचे थी। मेरी तोक़ो के एन मुताबिक हमारी बोगी स्टील मिल पर आकर भर गई। पाकिस्तान स्टील मिल के 25 से 3 मेहनतकश जो शायद किसी जलसे वगैरह में शरीक होने के लिए जा रहे थे, इसमें सवार हो गए। वो सब शायद नाइट ड्यूटी करके आए थे, इसलिए वो आते ही अपनी अपनी बर्तों पर चढ़कर सो गए। मैं भी काफ़ी थका हुआ था। अपनी कमर सीधी करने के लिए लेट गया और आज का अखबार पढ़ने लगा। बराबर की बर्थ पर वो मोहतरमा बस सतूर किसी जासूसी डाइजेस्ट में डूबी हुई थी। मैंने किनकियों से इस तरफ देखा तो मुझे मौसूफा के होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिलते नजर आए। फिर एक और हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ कि इतनी देर पढ़ने के बाद भी उन्होंने रिसाले का एक वर्क भी नहीं पलटा। मेरी जासूसी की रग फड़की। और एक और इंकशाफ हुआ कि रिसाला तो एक बहाना था। वो एक नन्हा सा हैंड फ्री लगाए अपने मोबाइल से किसी से महुए गुफ्तगू थी। मैं इनको इन्हीं के हाल पर छोड़कर दोबारा अखबार की तरफ मुतवज्जा हो गया। कुछ देर बाद मैं इससे उकता गया और अखबार रखकर सोने की कोशिश करने लगा, मगर नींद नहीं आ रही थी। बोगी की छत को यूं ही बेवक्त घूरते हुए मेरी नज़र कागज़ के एक छोटे से टुकड़े पर पड़ी जो एन मेरे चेहरे के सामने चेप से चिपका हुआ था। मैंने हाथ बढ़ाकर इसे खींच लिया। सलके नीले कागज़ के टुकड़े पर काली रोशनाई से नहायत खुश खत में तहरीर था, मुझसे दोस्ती करोगे? और नीचे एक 10 हरफी मोबाइल नंबर दर्ज था। ये किसी लड़की का पैगाम मालूम हो रहा था। बगैर किसी इरादे के मेरा हाथ मेरी पैंट के जेब में रेंग गया और मैंने अपना मोबाइल निकालकर इसका नंबर डायल कर दिया। नंबर तो मैंने मिला दिया, मगर मुझे उम्मीद नहीं थी इस पर कोई जवाब भी मिलेगा। मेरा अंदाजे के बिल्कुल बराकस पहली ही घंटी पर फ़ोन उठा लिया गया और एक मुतरन्नम सी आवाज़ ने कहा, हेलो नवीद, इतनी देर लगा दी? बहरहाल मुझे मालूम था कि तुम फ़ोन ज़रूर करोगे। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर चली गई। कौन है आप और मुझे आप कैसे जानती हैं? और आपको कैसे मालूम था कि मैं फ़ोन ज़रूर करूँगा? मैंने सटपटाकर एक सांस में बहुत सारे सवाल कर दिए। दूसरी जानिब से जवाब आया, अभी तो आपका सफ़र शुरू ही हुआ है, अभी तो गाड़ी में काफ़ी वक्त गुजारना है। बहुत दूर जा रहे हैं आप इस वक्त घर से अपने। जल्दी सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। अपने बारे में बताओ, कहाँ घर है तुम्हारा? इसने बड़े फ़लसफ़ाना लहजे में कहा। घर तो एक ना एक दिन मिल ही जाएगा। अच्छा तुम फ़ोन बंद कर दो, मैं मौका मिलने पर खुद फ़ोन करूँगी। और सिलसिला मुनक़ता हो गया। इसका नंबर रेलगाड़ी के नाम से रेलगाड़ी सेव कर लिया। अब हम हैदराबाद पहुंचने वाले थे। मैंने नीचे उतरकर जूता पहना। वो मोहतरमा अभी तक सिसाले के इस सफ़े में डूबी पता नहीं किससे बातें कर रही थी। मुझे अपनी तरफ देखते हुए मुंह दूसरी तरफ कर लिया और कंबल कानों के ऊपर कर लिया। हैदराबाद स्टेशन पर हम दोनों दोस्त उतरे। चाय, सिगरेट और कुछ सामान खाने पीने का लेकर दोबारा गाड़ी में चढ़ गए। गाड़ी के चलने के आधे घंटे बाद मुसाफिरों के टिफ़िन खुलना शुरू हो गए और पूरी बोगी में मुख्तलिफ खानों की इश्तिहाअंगेज़ खुशबुएं फैल गई। हमने भी अपने थैले निकाले और मुर्ग छोले और नान निकालकर खाने लगे। रिसाला या मोबाइल वाली मोहतरमा अब नीचे आ चुकी थी और एक बड़े से टिफ़िन से कबाब, पराठे और न जाने क्या क्या निकालने लगी। इनके अब्बा जान एक पराठे पर अचार और 2 कबाब लेकर हमारी तरफ बढ़े और नहायत नरम लहजे में कहा, कबूल कीजिए जनाब। मैंने इनकार करना चाहा, मगर नुमान ने हाथ बढ़ाया और शुक्रिया के साथ कबूल कर लिया। बोगी में मेहनत का हज़रात भी खाना खाने के लिए उठ गए थे। सब ने मिलकर खाना खाया और फ़ौरन ही लंबी तान कर सो गए।
रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। मैं भी अपनी बर्थ पर चढ़ गया। वो मौसूफा भी बर्तन वगैरह समेट कर ऊपर आ गई और रिसाला खोलकर बज़ाहिर इसमें खो गई। मैंने भी किताब उठाई मगर मेरा दिल इसमें ना लगा। मैंने अपना फ़ोन निकाला और इसका नंबर मिलाया मगर फ़ौरन ही कैंसिल का बटन दबा दिया गया। इसने कहा था कि वो फ़ोन खुद करेगी। पेट कुछ ज़्यादा खाने की वजह से भारी भारी हो रहा था। कबाब वाकई बहुत लजीज है। मैंने ज़रा झुककर नुमान से कारमीना मांगी। सामने वाली लड़की के चेहरे पर कारमीना का सुनकर एक मुस्कुराहट फैल गई और वो किताब से नज़र हटाए बगैर अब मुस्कुराई जा रही थी। मैं शर्मिंदा सा हो गया। नुमान ने मुझे कारमीना की 2 टिक्कियाँ दी और मैंने मुंह में दबा ली और करवट बदल कर लेट गया। अचानक मेरे फ़ोन में झंझनाहट शुरू हो गई और रिंगटोन की मौसीकी बजने लगी। मैंने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा, रेलगाड़ी कल कॉलिंग। मैंने बेसब्री से येस का बटन दबा दिया। वही मुतरन्नम आवाज़ आई, इतना खाते ही क्यों हो कि कारमीना की ज़रूरत पेश आए। मैंने चौंक कर सामने वाली बर्थ को देखा। मौसूफा मेरी तरफ पीट किए रिसाले में गरक थी। ओहो, मैंने अपनी जासूसी और जेम्स वॉर्ड के चलन पर 3 हरूफ भेजे। इतनी मामूली बात भी मेरे अकल में नहीं आ सकी। मौसूफा मुझसे पहले इसी बर्थ पर बजुबान थी और मुझे देखकर उन्होंने वो कागज़ बोगी की छत पर चिपका दिया और मैं इतना बेवकूफ़ कि कुछ समझ ही ना सका। ज़रा चेहरा तो दिखा दे, ऐसी भी क्या बेर हुई। इतनी बेसब्री अच्छी बात नहीं, अब बंद करें और रोहड़ी के बाद तफसील से बात होगी, ठीक है। यूँ सिलसिला मुनक़ता हो गया। मैं बर्थ पर टांगे नीचे करके बैठ गया और कदरे बुलंद आवाज़ में पूछने लगा, यार नुमान, रोहड़ी कब आएगा। नुमान ने पूछा, अभी काफ़ी दूर है, वहाँ क्या काम है। मेरी बुलंद आवाज़ सुनकर फ़ोन वाली मोहतरमा ने पलटकर मेरी तरफ गौर से देखा। मैंने अपनी बेहतरीन मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई और इनकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। मेरे इस तरह देखने से वो शर्म से सुर्ख हो गई और इधर उधर देखने लगी, फिर मुंह फेर कर लेट गई। मुझे इसका ये अंदाज बेहद प्यारा लगा। वो एक खूबसूरत लड़की थी, खूबसूरत चेहरा अगर आपकी तरफ राग़िब हो जाए तो दुनिया बहुत अच्छी लगने लगती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे दिल में प्यार के नगमे गूंजने लगे और मेरा दिल शायरी करने को मचलने लगा। अब मुझे रोहड़ी का बेचैनी से इंतज़ार था। मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था कि वो कौन है, कहाँ जा रही है, इसका घर कहाँ है, वगैरह वगैरह। मैं अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में थामे इसकी तरफ मुसलसल देखे जा रहा था। बोगी में मुकम्मल खामोशी थी। रेलगाड़ी तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ भागे जा रही थी। रोहड़ी स्टेशन पर बड़ी गहमा-गहमी थी। मैं नुमान के साथ चाय पीने उतर गया और खिड़की से 2 कप इस लड़की के बाप को पकड़ा दिए। नुमान को मैंने कुछ नहीं बताया था। मुझे ट्रेन का स्टेशन पर रुकना बेहद नागवार गुजरा था। चाय पीते हुए मैंने देखा वो लड़की खिड़की में आ गई और हमारे दिए हुए कप से चाय पी रही थी। अचानक मैंने एक लंबे तड़ंगे नौजवान को खिड़की की तरफ आते देखा और वो लम्हे के लिए रुका, लड़की से कुछ कहा और आगे बढ़ गया। फिर वो लड़की बोगी के दरवाजे में आ खड़ी हुई। इसके हाथ में चाय का कप भी था और वो बॉडी बिल्डर किस्म का नौजवान हाथ में बिस्किट का पैकेट लाकर लड़की से बातें करने लगा। मेरा हसद के मारे बुरा हाल था। जी चाह रहा था कि नौजवान को पकड़कर 2 थप्पड़ लगाऊं, मगर इसके शानदार कसरती बदन ने मुझे अपनी हरकत से बाज रखा। आखिर ट्रेन की वसल बजी। नौजवान दूसरी बोगी की तरफ चल दिया। हम डब्बे में चढ़ गए। नुमान आगे था। लड़की ने इसको रास्ता दिया और वो अपनी सीट पर चला गया। मैं गुजरने लगा तो इसने मदम लहजे में कहा, प्लीज़ ज़रा अपना सेल नंबर दीजिएगा। मैंने जेब से कार्ड निकालकर इसे दिया। इसने जल्दी से मुट्ठी में दबा लिया। मैं आहिस्ते से बोला, मोहतरमा अभी से मिस नहीं कर दीजिएगा, और अपनी बर्थ पर चला गया। ट्रेन ने अभी रफ्तार पकड़ी ही थी कि वो अपनी जगह से उठी और बाथरूम की तरफ चली गई, जो इसकी सीट से ज़्यादा दूर नहीं था। फ़ौरन ही मेरा फ़ोन बजने लगा। मैंने स्क्रीन को देखा, रेलगाड़ी गल। मैंने बटन दबा दिया। वही मुतरन्नम आवाज़ आई, हाँ भाई चाय पी ली और दूसरों को भी पिला दी। चाय तो बहुत छोटी चीज़ है, यहाँ तो जान हाजिर है। मैंने एक सस्ती सी फिल्म का फिक्रा मार दिया। अच्छा, जान दे सकोगे? मैंने बर्थ पर लेटे हुए जवाब दिया। हुक्म करो बस। अचानक मुझे सामने बर्थ पर कुछ सरसराहट की आवाज़ और बर्थ पर रखे हुए तकिए के नीचे से रंग बिरंगी रोशनियां नजर आई और इसके साथ ही पुराने इंडियन गाने की टून सुनाई दी। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। फिर वो लड़की तेज कदमों से अपनी सीट की तरफ आई। अपने हाथों को रुमाल से साफ करती हुई तकिए के नीचे से मोबाइल निकालकर सुनने लगी। पूरे डब्बे में सकूत तारी था। वो लड़की रिसाला लिया ब्लूटूथ कान पर लगाकर पहले वाला अंदाज इख्तियार कर चुकी थी। मैंने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। मेरा दिल बिल्लियों की तरफ चल रहा था। या अल्लाह, ये लड़की तो मुझे फ़ोन नहीं कर रही, और कौन मुझे फ़ोन कर रहा है? पूरे डब्बे में वही सिर्फ एक लड़की थी, बाकी सारे मुसाफिर सो रहे थे। क्या हो गया? फ़ोन में से आवाज़ आई। क्यों सफ़ेद पड़ गए हो? कोई भूत प्रेत देख लिया क्या तुमने? मेरा मुंह खुल गया। कौन हो तुम और किधर हो? मैंने हिम्मत करके सवाल किया। कहने लगी, नीचे उतरकर खिड़की से देखो। मैं नीचे आ गया। नुमान सोने का मास्टर था। तक सारे घोड़े बेचकर सो चुका था।
इस लड़की के अब्बा भी खराटे ले रहे थे और वो फोन पर बातें करते हुए मेरी हालत देखकर हैरान हो रही थी। मैं खिड़की के पास नुमान के पांव सिरका कर बैठ गया। फोन मेरे कान से लगा था। फोन से मुतरन्नम सी आवाज आई, बाहर देखो गौर से। मैंने हाथ का छज्जा बनाकर शीशे टिका दिया और बाहर अंधेरे में झांकने लगा। बाहर किसी छोटे स्टेशन के आसार नजर आ रहे थे। करीब से देखा तो सीमेंट के बोर्ड पर काले रंग से लिखा था नूरपुर। यहाँ गाड़ी को रुकना नहीं था। अलबत्ता आहिस्ता जरूर हो गई। जर्द रंग की रोशनी में मैंने वीरान इमारत के प्लेटफॉर्म पर सफेद कपड़ों में मलबूस एक दराज कद लड़की को देखा, जो अपने चेहरे पर एक सोगवार मुस्कुराहट लिए एक हाथ से फोन कान पर रखे और दूसरा हाथ मुझे देखकर हिला रही थी। लड़की के अब्बा के खराटों के अलावा बोगी में बिल्कुल खामोशी थी। नजर आई मैं? फोन में से आवाज आई। मैं होनक बना रहा। नहीं आई तो फिर देखो। फिर अचानक दोबारा से वैसे ही स्टेशन की आमद हुई। वैसे ही सफेद सीमेंट के बोर्ड पर नजर पड़ी जिस पर लिखा था नूरपुर। फिर मैंने जर्द रंग की रोशनी में इस सफेद साड़ी में मलबूस दराजकस इसी लड़की को देखा। वो फोन कान से लगाए मुझे हाथ हिला रही थी। देख लिया अच्छी तरह या और दिखाऊं? मेरे बदन में लहू नाम की कोई चीज नहीं थी और मैं जोर जोर से कांप रहा था। फिर मुझे इसका कहका सुनाई दिया और मेरे हाथ से मोबाइल गिर पड़ा। पर बर्फ से लड़की ने इशारा छोड़ दिया और वो मुझे बड़े गौर से देख रही थी। मैं फोन उठाकर तेजी से अपनी बर्थ पर चढ़ गया और कंबल ओढ़कर लेट गया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं दिल ही दिल में कुरानी आयत का विर्द करने लगा। मेरी बेचैनी थोड़ी कम हुई कि अचानक मेरा फोन फिर बज गया। मैंने चौंक कर स्क्रीन पर देखा, कोई नया नंबर था। मेरे हलक से अजीब सी आवाज निकली, हेलो। दूसरी जानिब से एक मर्द की आवाज उभरी, मिस्टर मैं तुमको नहायत शराफत से समझा रहा हूँ। तुम्हारे साथ मेरी मंगेतर सफर कर रही है। इसने तुम्हारी शिकायत की है कि तुम इससे बदतमीजी कर रहे हो। अब मैंने कोई शिकायत सुनी तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। और फोन बंद हो गया। यह बात तो मेरी समझ में आ गई कि रिसाले वाली लड़की के साथ वो बॉडी बिल्डर टाइप का नौजवान इसका मंगेतर है और वो मुझे फोन नहीं कर रही। मेरा नंबर तो इसने इस नौजवान को देने के लिए लिया था, मगर फिर मुझे कौन फोन कर रही है और वो सफेद साड़ी वाली कौन है? मैंने चेहरा घुमाकर रिसाले वाली लड़की को देखा। वो फिर किसी से धीमे लहजे में बात कर रही थी। यकीनन वही नौजवान होगा जिसे वो बता रही होगी कि तुम्हारे फोन के बाद तो इसकी गिगी बन गई है और वो तो बेहोश होने के करीब है। मैंने इसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट के साथ साथ मेरे लिए हमदर्दी के जज्बात भी महसूस किए हैं। मेरे मोबाइल में फिर ससराहट महसूस हुई। स्क्रीन पर रेलगाड़ी कॉलिंग नामुदार हुआ। मैंने फोन ऑफ कर दिया। मैं जिंदगी में इतना खौफजदा नहीं हुआ था। फिर ऐसा वाकया हुआ जिसे सोचकर आज भी मुझे जर्जरी सी आ जाती है, क्योंकि मेरा फोन खुद ब खुद ऑन हो गया था और स्क्रीन रोशन हो गई। रेलगाड़ी नंबर। मैंने कांपते हुए हाथों से फोन की बैटरी निकाल दी, मगर स्क्रीन वैसे का वैसा रोशन थी। फिर फोन से आवाज आई, मुझसे दोस्ती कर ली है, अब भागने की कोशिश ना करना वरना बहुत महंगा साबित होगा। यह सब मेरी समझ से बालातर था। अचानक मेरे पांव के अंगूठे को किसी ने हिलाया। मेरा दिल हलक में आ चुका था। मैंने उठकर देखा तो वही कसरती जिस्म वाला नौजवान मेरे सामने खड़ा था। इसने इशारे से मुझे कहा कि मेरे साथ आओ और बोगी के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं फौरन उठकर इसके पीछे पीछे चलने लगा। इसने एक दो दफा पलटकर देखा, फिर तेज तेज कदमों से आगे चलने लगा। सारी गाड़ी के मुसाफिर सोए हुए थे। हम मुख्तलिफ डब्बों से होते हुए ड्राइंग कार में पहुंच गए। वहां भी एक दो आदमियों के अलावा कोई ना था। वह खाली कुर्सी पर बैठ गया और मुझे अपने सामने वाली सीट पर बैठने का इशारा किया। मैं खामोशी से बैठ गया। इसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला, एक सिगरेट सिलकाकर पैकेट मेरे सामने कर दिया। मैंने कांपते हाथों से सिगरेट मुंह से लगा लिया और इसके दिए हुए लाइटर से जला लिया। मिस्टर तुम ठीक तो हो? वो मेरी तरफ घूरते हुए बोला। मैंने हकलाते हुए इसको शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी सुना डाली और कहा, आपकी मंगेतर वाला मामला सरासर गलतफहमी का नतीजा था, मगर बाकी वाकयात समझ नहीं आ रहे। मेरी पूरी बात गौर से सुनता रहा। बीच में कहीं भी मुझे नहीं टोका। सब जान लेने के बाद वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका कि मेरी कहानी सच पर मबनी है या इससे बचने के लिए मेरे दिमाग ने तराशी है। इसने सिगरेट का धुआं नाक से खारिज करते हुए कहा, मेरा नाम कमाल शाह है। शादियां मेरी होने वाली बीवी है। इसके साथ इसके वालिद हैं। किसी वजह से मैं इनके साथ सफर नहीं कर रहा हूँ। इसके वालिद को अगर पता चल गया कि मैं शादी से पहले इससे वाकिफ हूँ और इससे मिलता रहता हूँ तो वो किसी सूरत मेरी शादी इससे नहीं करेंगे। दूसरी सूरत में इन्हें हमारी शादी पर कोई एतराज नहीं होगा। उन्होंने अभी तक मुझे देखा भी नहीं। मैं इनके बड़े दामाद का दोस्त हूँ। तुम मुझे ऐसे वैसे दिखाई नहीं दिए, इसलिए मैंने तुमसे बात करना मुनासिब समझा। इसने मजीद कहा, क्या तुम मुझे अकल से गुजरा हुआ समझते हो? तुम मुझे जो कहो मैं इस पर यकीन कर लूँ। हो सकता है तुम ये पुरस्कार कहानी बनाकर किसी और को तो बेवकूफ़ बना सकते हो, मगर मैं रेलवे पुलिस का इंस्पेक्टर हूँ। मेरी जिंदगी भी इन्हीं ट्रेनों, स्टेशनों और पटरियों पर गुजरी है। हम जिस ट्रैक पर चल रहे हैं, इस ट्रैक पर नूरपुर का कोई स्टेशन नहीं है।
यहाँ एक गैर आबाद और वीरान स्टेशन है जिसका नाम नूरपुर है, लेकिन वो मेन ट्रैक से हटकर है। हमारी गाड़ी तो इसके करीब से भी नहीं गुजरी। तुमने इसे कैसे देख लिया? मैं सोच रहा था कि मेरी बातों का इसको क्या, किसी को भी यकीन नहीं आएगा। यकायक मेरी जेब में मेरे सेल फोन की सरसराहट हुई। मैंने इसको घूरते हुए जेब से फोन निकालकर मेज पर रख दिया और फिर दूसरी जेब से मोबाइल की बैटरी निकालकर इसे मेज पर मोबाइल के साथ रख दिया। कमाल ने मेरे फोन को गौर से देखा और हाथ में उठा लिया। स्क्रीन पर रेलगाड़ी गल कॉलिंग रोशन था और हल्की सी मौसीकी बज रही थी। इसने इसे पलटकर देखा तो मोबाइल की बैटरी निकली हुई थी। फिर इसने दूसरे हाथ से बैटरी उठाई और हैरानी से मुझे तकने लगा। इसने यस का बटन दबाकर फोन कान से लगा लिया और आहिस्ता से बोला, हेलो। दूसरी तरफ से कुछ सुनकर इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एकदम से खड़ा होकर चारों तरफ देखने लगा, फिर एक झटके से बैठ गया और फोन मुझे दे दिया। मैंने कपकपाते हाथों से लिया और कान से लगा लिया। आवाज आई, अच्छी दोस्ती है, हरे गहरे से हमारा जिक्र हो रहा है। फिर अचानक वो शौक आवाज पर आ गई और कहने लगी, मैं तुम्हारा इंतजार नूरपुर में कर रही हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। फिर कुछ देर सस्कियों और हचकियों की आवाज आती रही, फिर फोन बंद हो गया। मैंने फोन मेज पर रख दिया, जो कमाल ने फौरन उठा लिया और उलट पलट कर देखने लगा। फिर कोई नंबर डायल करने लगा, मगर बैटरी होती तो फोन काम करता। इसके चेहरे पर मुझे डर और खौफ के साए से ज्यादा तजस्सुस का रंग नजर आया। हैरत से मुझे बताने लगा कि मैंने फोन उठाया तो आवाज आई, आप अच्छे पुलिस वाले हैं, किसी की बात का यकीन ही नहीं करते। मैं खड़ा हुआ तो वो बोली, आराम से बैठ जाएं और फोन नवीद को दें। वो हमें कहाँ से देख रही थी? यहाँ तो कोई लड़की पूरे ड्राइंग कार में नहीं। फिर इसने मुझसे पूछा, तुमसे क्या बात हुई? मैंने कमाल को बताया कि इसने मुझसे रोते हुए मदद मांगी है और वो मेरा नूरपुर में इंतजार कर रही है। कमाल गहरी सोच में पड़ गया। हमें इस रात से पर्दा उठाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ नूरपुर चलने को तैयार हूँ, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। हम दोनों खानेवाल उतरकर नूरपुर की गाड़ी लेते हैं, वहां स्टेशन पर कोई न कोई वाकिफकार मिल ही जाएगा। बोलो क्या ख्याल है? मुझे इस शख्स की जवान मर्दी, बेखौफी और खलूस ने बहुत मुतासिर किया। पराई आग में कूदने वाले आजकल कहाँ मिलते हैं। मैं राजी हो गया। खानेवाल 3 घंटे बाद आना था। मैं अपनी बर्थ पर चला गया और कमाल अपनी बोगी में। कुछ देर कच्ची पक्की नींद लेने के बाद मैंने नुमान को उठाकर बताया कि एक बहुत जरूरी और अहम काम की वजह से मुझे खानेवाल उतरना है। वो जाकर लाहौर में पार्टी से मिलकर सारे मामलात तय कर ले। मैं इससे 2 दिन बाद मिलता हूँ। खानेवाल स्टेशन पर रेलवे के अमले के फर्ज होने की वजह से हमें एक रेस्ट हाउस मिल गया। नूरपुर की गाड़ी सुबह 9 बजे मिली और शाम 7 बजे हम नूरपुर पहुंच गए। ये एक गैर आबाद और सुनसान स्टेशन था। इस जगह एक 2 गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी नहीं रुकती थी। हमारी गाड़ी भी कमाल की वाकफियत की वजह से सिर्फ 1 आध मिनट को रुकी और हम जल्दी से उतर गए। वीरान इमारत में जैसे उल्लू बोल रहे थे। स्टेशन के गेट के पास चारपाई डाले एक देहाती किस्म का आदमी सो रहा था। सर्दियों की वजह से अंधेरा जल्दी छाने लगा था। कमाल ने इसको उठाया, स्टेशन मास्टर के बारे में पूछा तो वो फौरन इसको बुलाने के लिए दौड़ गया। इसने स्टेशन मास्टर को न जाने क्या बताया कि स्टेशन मास्टर पूरी वर्दी और जूते टोपी वगैरह पहनकर फौरन ही आ गया। इसको दूर से आते देखते ही कमाल इसको पहचान गया। वह इसके कोई दूर का अजीज था। वो हमें देखकर बहुत खुश हुआ। कमाल ने मेरा तारुफ एक दोस्त की हैसियत से कराया। स्टेशन मास्टर ने हमें स्टेशन के साथ ही किसी गांव में वाक़िया अपने घर ले जाना चाहा, मगर कमाल ने वह मुश्किल यह कहकर टाला, फिर कभी आपके पास हाजिर होंगे, अभी हम सिर्फ 1 दिन के लिए यहीं स्टेशन पर रुकना चाहते हैं। इसने वही स्टेशन पर ही एक रेस्ट हाउस खुलवा दिया। रात कोई 8 बजे सख्त सर्दी में हम खाना खाकर लेट गए। मेरे फोन की घंटी बजी, वही मुतरन्नम आवाज आई, मुझे उम्मीद थी दोस्त तुम जरूर आओगे। लो अब मेरी कहानी सुनो। 4 साल पहले की बात है। हमें नूरपुर से 20 किलोमीटर के फासले पर एक छोटे से गांव पीरगोड में अपनी खाला की शादी में फैसलाबाद जाना था। मेरे साथ मेरे अब्बा और छोटे भाई भी थे। हम लोग शादी के पास वापस आ रहे थे कि हमारी बोगी में बदमाश किस्म के आदमी चढ़ गए। मुझे बुरी नीयत से देख रहे थे। रात के वक्त जब सब सो गए तो उन्होंने रुमाल में बेहोशी की दवा डाली और सबको बेहोश कर दिया और मुझे उठाकर करीबी स्टेशन नूरपुर उतर गए। मुझे होश आया तो पता चला कि वो इलाके के एक चौधरी के बेटे और भतीजे हैं। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। रात का कोई 1 बजा होगा जब उन्होंने मेरे साथ ज्यादती करना चाही तो मैंने इस पास पड़ी एक लकड़ी से इनमें से एक का सर फाड़ दिया। मेरा वार इतना शदीद था कि वो वहीं बेहोश हो गया। दूसरे को मेरा वार अचिटता सा लगा। इस पर इसने अपनी टांग से बंधा हुआ एक खंजर निकाला और मेरे सीने में घोंप दिया। मैं वहीं गिर गई। इसके बाद मैंने देखा वो मेरी लाश के पास खड़ा है। मैं इसके बराबर में खड़ी थी मगर वो मुझे नहीं देख पा रहा था। इसने सबसे पहले अपनी जख्मी साथी की मरहम पट्टी की, फिर वो दोनों मुझे लेकर प्लेटफॉर्म से आगे ले गए जहाँ इन दिनों कुछ तामीराती काम हो रहा था और बड़े बड़े खड्डे खुदे हुए थे। इन दोनों ने मेरी लाश को इसी में डाला और मिट्टी बराबर कर दी। मेरी लाश के साथ ही मेरे कातिल ने अपना खंजर भी वहीं फेंक दिया। मैं सब कुछ देख रही थी मगर कुछ कर नहीं पा रही थी। आओ मैं तुम्हें वो जगह दिखा दूं
मैंने जल्दी से कमाल को, जो मुंह खोले मुझे फोन पर सिर्फ हाँ हूँ करते देख रहा था, पूरी कहानी सुनाई और हम गर्म जैकेट पहनकर बाहर निकल आए। स्टेशन पर बिल्कुल हो का आलम था। हम प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो हमें दूर एक सफेद साया दिखाई दिया। हम इसके पास पहुंचे तो वो पलट गई और हम इसके पीछे चलने लगे। मेरा खौफ के मारे बुरा हाल था, मगर कमाल निहायत बेखौफी से हाथ में एक ताकतवर टार्च लिए चल रहा था। प्लेटफॉर्म के पक्के फर्श से उतरकर अब वो जमीन पर चल रही थी, जो सुबह की बारिश के बायस अभी तक गीली थी। वो औरत या रूह एक जगह जाकर रुक गई, जमीन पर एक जगह इशारा करने लगी। हम जब इस जगह पहुंचे तो वो आगे बढ़ गई। कमाल ने इसे आवाज दी, सुनिए मोहतरमा, 1 मिनट सुनिए। मगर वो रुकी नहीं, ना ही इसने पलट कर देखा। वो चलती गई और अंधेरे में गायब हो गई। हम तेजी से इस जगह पहुंचे। कमाल बैठकर इस जगह का मुआयना करने लगा। फिर इसने करीब पड़ी हुई एक लकड़ी उठाई और इस जगह निशानी के तौर पर गाड़ दी। अपने कमरे में आकर कमाल ने थर्मोस में से गरम गरम चाय निकाली। फिर कहने लगा, यार तुम्हारी दोस्त तो सिर्फ फोन पर ही लंबी लंबी बातें करती है, सामना हुआ तो बिल्कुल चुप, बड़ी शर्मीली लगती है। मैं अभी तक खौफजदा था, क्या जवाब देता। सारी रात खौफ के बायस नींद नहीं आई। सुबह सवेरे उठकर स्टेशन मास्टर साहब को सारा किस्सा बता दिया। इसके चेहरे के तासरात से लगता था जैसे कि उन्होंने इस कहानी पर बिल्कुल यकीन न किया हो। फिर भी उन्होंने करीबी थाने से 2 सिपाही और मजदूर मंगवा लिए और हम सब मिलकर रात वाली जगह पहुंच गए। मजदूरों ने वो जगह खोदनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद ही मट्टी में से किसी चीज की मौजूदगी का एहसास हुआ और बोसीदा कपड़ों में मलबूस एक ढांचा नजर आया। इसके पास ही एक लंबे फल वाला जंग आलूज खंजर भी पड़ा था। खंजर निहायत नफीस लकड़ी का बना मालूम होता था। इस पर निहायत खूबसूरत नक्शो नुगार बने हुए थे। सिपाही इसको देखकर हैरत में पड़ गया। कमाल ने से पूछा कि क्या वो इस आले कतर को पहचानता है। इसने बताया, ये तो बड़े चौधरी साहब का खानदानी खंजर लगता है। मुख्तसर यह कि पुलिस पार्टी ने चौधरी साहब के घर पर छापा मारा। इसका बड़ा बेटा चौधरी अकबल लड़की का कातिल निकला। इसने फौरन ही अपने जुर्म का इकरार कर लिया, क्योंकि इसके मुताबिक इस लड़की की रूह इसको काफी अरसे से तंग कर रही थी और वो बहुत डरा हुआ था। फिर हम पुलिस पार्टी के साथ लड़की के घर गए। इसकी लाश या हड्डियों का पंजर इसके लवाहिकीन के हवाले किया। उन्होंने इसे कफनाया, नमाज जनाजा पढ़ी और गांव के कब्रिस्तान में इसे दफना दिया। इन सब मामलात के बाद हम वापस स्टेशन आ गए। इस दौरान इस लड़की का फोन नहीं आया। स्टेशन मास्टर के बेहद इसरार के बावजूद हमने मजीद रुकने से इनकार कर दिया और उन्होंने ही गाड़ी रुकवाकर हमें उसमें बिठवा दिया। और कमाल बोगी के दरवाजे पर खड़े थे। हमारी नजरें इसको ढूंढ रही थी। अचानक स्टेशन की इमारत के एक सतून के पीछे से वो सामने आ गई और मेरा फोन बजने लगा। मैंने इसकी तरफ हाथ हिलाते हुए फोन कान से लगा लिया। शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने वाकई दोस्ती निभाई। तुम्हारी दोस्ती का बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ, मुझे सुकून देने का बहुत शुक्रिया। मेरा फोन बंद हो गया और वो हाथ हिलाते हुए हमारी गाड़ी से दूर होती चली गई। हम दोनों भी आखिर तक हाथ हिलाते रहे। बाद जब मैंने अपने फोन में रेलगाड़ी गल का नंबर तलाश किया तो वो डिलीट हो चुका था। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। किसी और खौफनाक कहानी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।